हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक्स। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल रखा है चैनल पे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस की थी व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक और इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हमने वहां पे डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लेंथ हम कितनी तरीकों से बायोलॉजिकल क्लॉक को डिवाइड कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप उन्हें आसानी से देख सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन और देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक्स के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लेंथ हम बायोलॉजिकल क्लॉक्स को 6 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला है अल्ट्राडियन रिदम, दूसरा है सर्केडियन रिदम, थर्ड इज सर्काटाइडल रिदम, फोर्थ है सेमी लूनर और सर्कासाइजिक रिदम, फिफ्थ इज सर्का लूनर रिदम एंड सिक्स वन इज सर्का एनुलर रिदम। ओके, तो ये 6 टाइप्स के रिदम्स हैं। अब हम इन सभी रिदम्स को एक एक करके डिटेल में जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अल्ट्राडियन रिदम की। अल्ट्रा का मतलब होता है लेस और डियन का मतलब होता है डे। तो वैसे रिदम्स जिनका जो टाइम पीरियड या साइकिल लेंथ होता है वो लेस देन अ डे हो उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्ट्राडियन रिदम्स। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारे न्यूरॉन पल्सेस जो हो गए ये भी अल्ट्राडियन रिदम के एग्जांपल हैं। हमारा हार्ट बीट जो कि सेकंड्स में होगा वो अल्ट्राडियन रिदम होता है। इसके अलावा रैंडम आई मूवमेंट स्लीप से डीप स्लीप का जो साइकिल होता है विच इज अबाउट 90 मिनट, वो भी अल्ट्राडियन रिदम का एक अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो आप यहाँ पे जो रिदम्स है उनका पीरियड साइकिल को याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए सेकंड देखते हैं, सर्काडियन रिदम। सर्का का मतलब होता है अबाउट और डियन का मतलब होता है डे। तो वैसे साइकिल्स जिनका की पीरियड जो होता है साइकिल लेंथ जो होता है वो नियर अबाउट 24 डे आवर्स या 1 डे का हो उसे हम क्या कहेंगे, सर्काडियन रिदम। ओके, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लें हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल को ही। तो स्लीप एंड वेक साइकिल जो है ये एग्जैक्टली आप 24 आवर्स तो नहीं है कि पूरा 24 का 24 आवर्स आप कवर करते हो, इक्वल इक्वल अमाउंट में इतने घंटे सो रहे हैं इतने घंटे जाग रहे हैं और टोटल 24 आवर्स का वो साइकिल बन रहा है, ऐसा नहीं होता, बट इट नियर अबाउट 1 डे होता है। ठीक है, तो ये जो है एक सर्केडियन रिदम का एग्जाम्पल। इसके अलावा भी हमारे बॉडी में चलने वाले जो फिजियोलॉजिकल साइकिल्स होते हैं, डिफरेंट हार्मोनल साइकिल्स को आप ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम थायराइड हार्मोन को लेते हैं। तो थायराइड हार्मोन जो है ये अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे इसका जो लेवल होता है ये काफी हाई होता है, बट जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ता है लेवल घटता जाता है एंड धीरे धीरे इसका लेवल बहुत ही मिनिमम हो जाता है एंड अगेन एट द मॉर्निंग नेक्स्ट डे ये फिर से हाई लेवल पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूरा एक दिन का समय लेता है वापस से शुरू करने के लिए या अपने पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ओके, तो इसी तरह से हमारे बॉडी में और कई भी फिजियोलॉजिकल साइकिल्स चलते रहते हैं जो कि सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं। सर्केडियन रिदम जो होते हैं ये एंडोजीनस होते हैं। एंडोजीनस कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारे बॉडी में इंटरनली रेगुलेट किए जाते हैं। इनके लिए हमें रेगुलर जो है एक्सटर्नल क्यूज का या एक्सटर्नल स्टिमुलस का जरूरत नहीं होती है। हमने पहले वीडियो में बात की थी कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करता है, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है।
हमारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में लाने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है, ठीक है, सर्केडियन रिदम जो होता है वो इंटरनली खुद को रेगुलेट करने के लिए केपेबल होता है। इसको रेगुलर जो है कंटिन्यूअस एक्सटर्नल क्यूज की जरूरत नहीं होती है। ओके, एक्सटर्नल क्यूज में जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया या सोशल क्यूज हो गए डिफरेंट, तो उनकी जरूरत हमें रेगुलर नहीं होती है। बट अगर एग्जाम्पल आप ले लो, किसी रेनी डे में जो है बिकॉज ऑफ क्लाउड सन रे आपको नहीं नजर आता है, तो क्या हमारे बॉडी की जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देती? नहीं, वो अपना काम उसी तरीके से करते रहती हैं जैसे किसी सनी डे में करती हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है? खुद को रेगुलेट कर रहा है। बट अगर यही जो एक्सटर्नल क्यूज है, इन्वायरमेंटल क्यूज है, लाइट आवर्स हैं, वो बहुत लंबे टाइम के लिए अगर चेंज होते हैं, सपोज कि आप इंडिया से किसी वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है? टाइम जोन का चेंज होता है, डिफरेंस होता है। जैसे इन सपोज आप जिस भी कंट्री में गए हो, वहां का जो टाइम जोन है वो इंडिया के टाइम जोन के कंपेरिजन में 5 आवर पीछे है। तो हमारा बॉडी क्या है, अभी जो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से वो खुद को सिंक्रोनाइज कर रखा है। लंबे टाइम तक अगर आप उस जगह पे रहोगे तो क्या करेगा? हमारा बॉडी धीरे धीरे खुद को वहां के टाइम जोन के हिसाब से सेट कर लेगा। ओके, वो खुद को उस तरह से सिंक्रोनाइज कर लेगा। ओके, आप कह सकते हैं खुद को ट्रेन कर लेगा। ओके, तो ये जो हमारा सर्केडियन रिदम होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए उसे किसी क्यूब की जरूरत नहीं है, बट अगर लंबे टाइम के लिए एक्सटर्नल क्यूब चेंज होंगे तो वो खुद को सिंक्रोनाइज भी कर सकेगा। ठीक है, तो जो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स होते हैं, इनको कैलिब्रेट करने का काम ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट करते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? सिंक्रोनाइजर या जिटरबर्ग्स या एंट्रेनिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी सर्केडियन रिदम्स चलते रहते हैं, इनको किस तरह से रेगुलेट होना है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी कमांड चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर हमारे जीन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे जीन्स जो है वो इन सारी चीजों को जान रहे होते हैं। ओके, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एक्सटर्नल इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम जो ये बात कर रहे हैं सर्केडियन रिदम को पढ़ने की, समझने की, तो क्यों कर रहे हैं? इसका हमारे लिए कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए ना। इंसान बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से जब हम ये सर्केडियन रिदम पढ़ते हैं तो इसका भी इस्तेमाल हम ह्यूमंस बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फायदे के लिए करना हम जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहें कि हम किस तरह से इसका यूज करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लें हंटर्स। हंटर्स क्या करते हैं? उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि एनिमल्स जो है उनका जो मोस्ट एक्टिव टाइम क्या है, वो किस समय का होता है, एंड वो इजिली उस टाइम में जा करके उन्हें कैच करते हैं, उन हंटिंग करते हैं। ठीक इसी तरह फिशरमैन जो होते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो हमारे मराइन या एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस टाइम ज्यादा एक्टिव होंगे, किस टाइम वो सरफेस पे आएंगे। ओके, तो उस टाइम वो अच्छे से उन्हें पता होने की वजह से वो क्या करते हैं? वो अच्छे हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे इस्तेमाल हैं, इसके अलावा भी और कई सारे यूजेस होते हैं इन रिदम्स को समझने के। ओके, ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट है हमारा सर्का टाइडल रिदम। सर्का का मतलब होता है अबाउट और टाइडल का मतलब हो गया टाइड्स। वैसे बायोलॉजिकल रिदम्स जो कि खुद को लो या हाई टाइड्स के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, उन्हें हम सर्का टाइडल रिदम कहते हैं। तो ये जो रिदम्स है जनरली सी शोर के पास में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिदम्स हैं ये खुद को 12.4 या 24.8 आवर्स पे रिपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्टिकल माइग्रेशन ऑफ मराइन डायटम्स। तो मराइन डायटम्स का जो माइग्रेशन है ये एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये डायटम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? जब हाई टाइड्स होते हैं तो ये खुद को बचाने के लिए टाइड से, कहीं वो टाइड के साथ बह ना जाए, इसके लिए क्या वो करते हैं? खुद को सैंड के अंदर छुपा लेते हैं।
एंड जैसे ही लो टाइड का टाइम आता है वो बाहर आते हैं, ताकि लो टाइड के साथ जो भी खाने की फूड आइटम्स आए उनके लिए, जो कुछ भी स्मॉल एनिमल्स या कुछ भी उनके खाने लायक चीज हो, तो वो कैप्चर कर सके। तो यहाँ पे क्या करें, वो खुद को हाई टाइड से बचा भी रहे हैं और लो टाइड में अपना फूड भी ले रहे हैं। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा सेमी लूनर या सरफेस साइजिंग। सेमी दैट मीन्स हाफ, एंड लूनर का मतलब हो गया मून। तो वैसे साइकिल्स जो कि मून साइकिल का हाफ, ठीक है, हाफ यानी 14.8 डेज में कंप्लीट होते हैं। ओके, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी लूनर। ये जनरली जब हाई टाइड्स का टाइम होता है, न्यू मून या फुल मून के बाद का, उसको वो फॉलो करते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें तो मोलस्क्स में देखेंगे एग लेइंग का बिहेवियर, तो इनकी जो पीरियोडिसिटी होती है ये सेमी लूनर होती है। इसके अलावा आप पेरीविंकल का एग्जांपल ले सकते हैं। पेरीविंकल क्या होता है, ये बहुत स्मार्ट होता है। जब सारे एनिमल्स जो होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म खुद को हाई टाइड से बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने अपने बरों में छुप जाते हैं। उस टाइम ये बहुत ही धीरे से अपने बरों से बाहर आता है सीशोर पे और अपने लिए फूड गैदर करता है। और जब लो टाइड का टाइम होता है, जब मैक्सिमम प्रेडेटर्स वहां पे होंगे, उस टाइम वो खुद को बरों में छुपा लेता है। ठीक है, वहां पे आप क्या देख रहे थे, वहां पे डाई आइटम्स क्या कर रहे थे, वो हाई टाइड के टाइम आते थे, ठीक है, जबकि सॉरी लो टाइड के टाइम आते थे। जबकि यहाँ पेरीविंकल क्या करता है, ये हाई टाइड के टाइम बाहर आता है और अपना फूड लेता है। और जब लो टाइड होता है, जब मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म एक्टिव होते हैं अपने फूड के लिए, वहां पे प्रेडेशन का ज्यादा चांसेस होता है, उस टाइम वो खुद को आराम से अपने बरों में छुपा लेता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सरका लूनर, यानी जो कंप्लीट एक लूनर साइकिल के साथ खुद को सिंक्रोनाइज करते हैं। ओके, वैसे रिदम्स जिनका की जो पीरियड होता है वो 29.5 डेज का होता है, उन्हें हम कहेंगे सरका लूनर रिदम। ओके, तो ये रिदम्स जनरली आपको मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम इंसेक्ट्स में देखने को। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें पलालो वर्म्स, ठीक है, ये एनुलिड्स होते हैं, इनकी स्पॉनिंग जो होती है वो लूनर साइकिल के हिसाब से होती है। जो पलालो वर्म सदर्न हेमिस्फीयर में पैसिफिक ओशन में होते हैं, उनमें जनरली देखा जाता है कि जब फुल मून होता है तब वो ग्रेटर नंबर में स्पॉनिंग करते हैं। बट वहीं अटलांटिक पलालो वर्म्स जो होते हैं, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो मून फुल मून के लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, उस टाइम वो स्पॉनिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनका रिदम चलता है वो अकॉर्डिंग टू मून चलता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सरका। ठीक है, नेक्स्ट है सरका एनुलर रिदम। ये बहुत ही कॉमन रिदम है और इसके एग्जांपल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास काफी सारे देखने को हमें मिल जाएंगे। सरका एनुलर दैट मीन्स अबाउट अ एनुअल, ठीक है, जो करीब 365 डेज का जिनका पीरियड लेंथ होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, सरका एनुलर रिदम। ओके, ये जो होते हैं जनरली प्लांट्स में और एनिमल्स में देखने को मिलेंगे एंड ये सीजनल रिदम शो करते हैं। प्लांट्स की बात अगर आप करें तो जैसे देखिए सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं क्या करते हैं, स्पेसिफिक सीजन में, साल में केवल उसी सीजन में वो फ्रूटिंग शो करेंगे, बाकी टाइम में वो नहीं शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो भी सीजनल होते हैं, वो साल में एक बार उगाए जाते हैं। एनिमल्स की बात अगर आप करोगे तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि साल में किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही हीट पीरियड में जाते हैं एंड जो है अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल को चलाते हैं। ब्रीडिंग सीजन उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग में होता है। ओके, तो इन सारे रिदम्स को हम लोग क्या कहते हैं, का एनुलर रिदम। तो बहुत सारे डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एनुलर रिदम का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ब्रीडिंग साइकिल्स देख लीजिए, हाइबरनेशन हो गया, डाइपॉज हुआ, माइग्रेशन हुआ, ये सारे सर्का एनुलर रिदम के आपको एग्जांपल्स। ओके, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ रिदम्स। अब इन रिदम्स काम कैसे करते हैं ये सारे, इसके ऊपर कुछ थ्योरीज दी गई, ये रिदम्स किस तरह से चलते हैं।
तो सबसे पहला थ्योरी जो हमें मिला वो था पेंडुलम थ्योरी। इसमें कहा गया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑक्सीलेटर की तरह जो है वो इंट्रिंसिक टाइमिंग के हिसाब से खुद को ऑक्सीलेट करता रहता है, और ये टाइमिंग जो होती है करीब 1 डे के बराबर होती है। दैट मीन्स कि वो अपना इंटरनल, एक बार वो शुरू हो गया तो बस वो इंटरनल टाइमिंग के हिसाब से वो चलता रहेगा चलता रहेगा। बट इस थ्योरी को बहुत एक्सेप्टेंस नहीं मिली, बिकॉज हम देखते हैं कि जब हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारा टाइम जोन जो है वो अगर चेंज होता है तो हमारा बॉडी भी उस टाइम जोन के हिसाब से खुद को चेंज करता है ना। हमारा अभी हमने इतनी सारी बातें देखी कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या करता है, खुद को एंट्रेन कर सकता है, ठीक है, खुद को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करता है। तो पेंडुलम थ्योरी में जबकि इसकी उलट बात कही गई थी, यहाँ पे कहा गया था कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है। वो इंडिपेंडेंटली, उसको मतलब नहीं है बाहर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो अपना धुन में अपना वो रिदम को फॉलो करते चलता है, वो अपना ऑक्सीलेट करता रहता है। इसलिए इस थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला। नेक्स्ट थ्योरी जो आई वो थी रिलैक्सेशन थ्योरी। तो रिलैक्सेशन थ्योरी में कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी टाइमिंग को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि वो एक रिदम में टाइमिंग को फॉलो करते हैं। मतलब वो ऐसा नहीं है कि घड़ी के 9 बजे से लेकर के 9 बजे तक उनको एक हार्मोन सिक्रीट करना है, उसके बाद फिर रात 9 बजे से रात के 9 बजे तक कुछ नहीं करना, वैसे वो नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो एक रिदम फॉलो करते हैं। वो जो है सनराइज से लेकर के सनसेट तक ये काम होगा, फिर सनसेट से नेक्स्ट डे सनराइज तक दूसरा काम होगा। इस तरह से वो एक रिदम को फॉलो करते हैं। ओके, तो रिलैक्सेशन थ्योरी में क्या कहा गया, तो कहा गया दैट द ऑर्गेनिज्म possesses no such timing but acquires a rhythmic timing from rhythmic and cyclic geophysical events। जो हमारे जियोफिजिकल इवेंट्स चल रहे होते हैं, सनराइज सनसेट और अदर जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते रहते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो खुद को एक रिदम में लेके चलते हैं। और इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट जो बायोलॉजिकल फंक्शंस है, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक के जो फंक्शंस है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। किस तरह से हमारा जो है जेट लैग, हम जानते हैं जब भी हम एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाते हैं तो हम अक्सर, आपने सुना होगा, जेट लैग की शिकायत हो जाती है। तो ये जेट लैग होता क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट। हमारी बॉडी क्या करती है, वो जब एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन की ओर शिफ्ट करती है तो वो उस टाइम जोन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो कभी अगर आप, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हो तो क्या होता है, टाइम जोन थोड़ा पीछे चल रहा होता है, तो हमारी बॉडी जो होती है उस टाइम जोन को मैच करने के लिए अपने प्रोसेस को थोड़ा धीरे कर देती है। या कभी कभी अगर आप वेस्टर्न कंट्री से वापस इंडिया आ रहे हो तो यहाँ का जो टाइम जोन है वो क्या है, आगे की ओर है। तो जो बॉडी है वो जो अपनी एक्टिविटीज है उसको थोड़ा फास्ट करेगी ताकि वो यहाँ के टाइम जोन के साथ मैचअप कर सके। और यही चेंजिंग या सिंक्रोनाइजेशन का जो पीरियड होता है वो जेट लैग पीरियड का। ओके, अब बात हम करते हैं कि जो हमारा डिफरेंट साइकिल चल रहा है, बॉडी में कई तरह के साइकिल चल रहे होते हैं ना। अल्ट्राडियन साइकिल भी चल रहा है, सर्केडियन साइकिल भी चल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो हमारा है लूनर साइकिल भी चल रहा हो रहा है। तो बहुत सारे साइकिल्स हमारे बॉडी में चल रहे हैं। इन सारे साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए तो कोई एक होना चाहिए ना, अदरवाइज क्या होगा, सारे साइकिल आपस में अगर मिक्सअप हो गए तो बस हमारे हार्ट को जो सेकंड्स में बीट करना है वो पता चला कि वो 1 1 घंटे पे बीट कर रहा है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो सारे साइकिल्स अपने अपने हिसाब से चलते रहें, सही से काम करते रहें। इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सर्केडियन पेस मेकर होता है, या उसको हम लोग मास्टर क्लॉक कह लें, वो होता है। और ये मास्टर क्लॉक कहाँ पे होता है, तो हमारे हाइपोथैलेमस में। ये करीब करीब 20,000 यानी 20,000 नर्व सेल्स का एक ग्रुप होता है, जिसे कि हम सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस या एससीएन कहते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर सर्केडियन या हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का पेस मेकर होता है, जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक को क्या करता है, कंट्रोल करता है, सही से वो काम करे, इस चीज का वो ध्यान रखता है। और ये मैनेज कैसे करता है, ये क्या करता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, वो कंटिन्यूअसली
हमारे आईज से जो सनलाइट जा रही होती है उसको वो मेजर करता है, और रेटिनल हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट पे कितना लाइट का एक्सपोजर हो रहा है, ऑन दैट बेसिस वो हमारे बॉडी की स्लीप एंड वेक साइकिल को मैनेज करता है, एंड और भी जो अदर साइकिल्स चल रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको वो रेगुलेट करता है। ओके, तो हर एनिमल्स में अलग अलग जगहों पे ये मास्टर साइकिल, मास्टर क्लॉक जो होता प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, जैसे कॉकरोच एंड क्रिकेट्स की, तो ये लोबी ऑप्शन में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके अलावा हायर एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे रैट, तो ये डायनसेफेलॉन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, ठीक है, या हायर वर्टिब्रेट्स की बात कीजिए, तो ये पीनियल बॉडी में होता है, जो कि हमारे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, एक आध बार एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ के अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। फिर वीडियो के एंड में मैंने अपने चैनल का नाम दे रखा है, तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम पे मुझे मेरे चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, फॉलोइंग आर द प्लॉट्स रिप्रेजेंटिंग बायोलॉजिकल रिदम्स एट डिफरेंट टाइम पॉइंट डिपिक्टेड एज SR यानी सनराइज, एंड नून, SS सनसेट, एंड MN मिडनाइट। Which of the plot presents the ultradian biological rhythm? तो ultradian biological rhythm की क्या प्रॉपर्टी थी? That means इनका जो साइकिल लेंथ होता था वो क्या होता है? लेस देन अ डे। ठीक है, एक दिन से कम होगा, एक दिन से कम होगा उसे हम कह देंगे अल्ट्राडियन रिदम। तो अब चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नून में पीक पे जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए नून में क्या हो रहा है, ये पीक पे जा रहा है, फिर लेवल कमा अगेन, फिर सनसेट के टाइम में अगेन ये राइज हो रहा है। ठीक है, तो एक साइकिल लेंथ कितना हो रहा है, फ्रॉम नून टू सनसेट। ठीक है, यानी 6 आवर्स का लगभग हम लोग मान सकते हैं, ये 6 आवर का साइकिल हो रहा है, साइकिल लेंथ। सिमिलरली सनसेट से मिडनाइट, ठीक है, मान लेते हैं 6 o'clock टू सनसेट अगर हो गया तो रात के 12 बजे, यानी ये भी 6 आवर का साइकिल चल रहा है। तो ये कैसा होगा, ये लेस देन 1 डे हो गया ना, 6 आवर की साइकिल से, तो ये लेस देन 1 डे आवर साइकिल चल रहा है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अल्ट्राडियन साइकिल हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए प्लॉट ए के लिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रहा है, और इसके साथ ऑप्शन नंबर सी को भी दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइकिल का लेंथ क्या है, एक पिक से दूसरे पिक का डिफरेंस हम देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पे नून से लेके मिडनाइट तक का है, या ना 12 बजे दोपहर से लेकर के 12 बजे रात तक का, यानी 12 आवर्स का हो रहा है। दैट मीन्स ये भी क्या है, अल्ट्राडियन साइकिल है। तो हमें करेक्ट आंसर हमारा मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगर आप कहोगे कि मैम बी क्यों नहीं होगा, तो बी के लिए देखिए ये क्या हो रहा है, सनराइज से लेके सनराइज तक का हो रहा है टाइमिंग, एंड ये काफी रैंडम है। इनकी जो साइकिल का पीरियड लेंथ हो रहा है वो काफी रैंडमली आपको दिख रहा है। यहाँ पे 24 आवर्स शो कर रहा है, जबकि नेक्स्ट जो है वो 6 आवर्स शो कर रहा है। सो ये कंप्लीट बायोलॉजिकल रिदम को फॉलो ही नहीं कर रहा है एक तरह से। ये प्लॉट को आप अगर देखोगे तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक का प्लॉट कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर डी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिडनाइट है, फिर मिडनाइट से नेक्स्ट मिडनाइट, दैट मीन्स ये 24 आवर्स को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो था वो था ऑप्शन नंबर 2, प्लॉट ए एंड सी।
तो देखा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए हैं, बस आपको याद रख लेना है डिफरेंट डिफिनेशंस को, टाइप्स ऑफ रिदम्स के बारे में बस थोड़ा सा याद कर लेना है, एंड इसके बाद आपके लिए काफी इजी है बनाना। ओके, आगे बढ़े। अगर कहीं भी कुछ इशू है प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, पूछने के लिए संकोच नहीं कीजिएगा। जस्ट अ मिनट। देयर इज सम इशू, मेरे थोड़ी सी अटक गई है, ये कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर लेती हूँ। Hey guys, so sorry for this interruption. मैं जो क्वेश्चंस हैं बायोलॉजिकल क्लॉक्स के ऊपर, इसके लिए एक और छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है? तो आई होप you don't mind, and I'm really very thankful to all of you for watching my video. Thank you for watching this video. और अगर आपको मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो मेरे चैनल का नाम है लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। इफ यू हैव एनी डाउट, मैं कोशिश करूंगी उन डाउट्स को सॉल्व करने का। ओके, एंड अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिडनाइट, which of the plot represents the ultradian biological rhythm? तो ultradian का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा दैट मीन्स लेस एंड डीएन मीन्स डे, दैट मीन्स वैसे बायोलॉजिकल रिदम को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिसका कि पीरियड लेंथ जो है या साइकिल लेंथ जो है वो लेस देन अ डे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्लॉट, दैट इज प्लॉट ए। ओके, प्लॉट ए, यहाँ पे पीरियड लेंथ जो होता है वो क्या होता है? दो पिक्स के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे नून से सनसेट तक का, यानी लगभग 6 आवर्स का आप मान सकते हैं, 5 आवर 6 आवर का टाइम लेंथ होगा ये। सिमिलरली सनसेट से मिडनाइट, ये अगेन 6 आवर का होगा, दैट मीन्स ये क्या है? लेस देन अ डे होगा, 24 आवर से कम का है, ठीक है? तो यानी ये जो साइकिल चल रहा है वो कैसा है? वो अल्ट्राडियन रिदम को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए बी ऑप्शन, बी में सनराइज से सनराइज तक का है, दैट मीन्स ये 24 आवर्स का साइकिल होगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है रैंडमनेस इसमें आपको दिख रही है, दैट मीन्स ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक का प्लॉट भी नहीं शो कर रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत है। देन है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे है नून से मिडनाइट, लगभग 12 आवर्स का टाइम पीरियड है यहाँ पे, ठीक है? साइकिल लेंथ 12 आवर्स का हो रहा है, यानी ये भी एक अल्ट्राडियन रिदम का एग्जांपल है। ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है डी। डी में आपका देखिए यह है मिडनाइट से मिडनाइट का, यानी ये 24 आवर्स का होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the photoreceptor commonly involved in light entrainment of the biological clock in flies, moths and plants is, तो हमें वैसे फोटोरिसेप्टर का नाम बताना है जो कि फ्लाइज, मोथ्स एंड प्लांट्स तीनों में ही एज एन ट्रेनिंग एजेंट काम करता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्रिप्टोग्राफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, an animal was first maintained in a constant environmental condition for several days until a consistent biological rhythm B was established. Okay, तो यहाँ पे एक एनिमल है जिसको कि काफी दिनों तक एक बायोलॉजिकल कंडीशन में रखा गया है जिससे कि वो बी बायोलॉजिकल रिदम को स्टैब्लिश कर ले, ठीक है? उसको एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में रखा गया है ताकि वो जो है बायोलॉजिकल रिदम बी को स्टैब्लिश कर सके। नाउ अब क्या हो रहा है? द एनिमल वाज देन एक्सपोज्ड टू एन एक्सपेरिमेंटल फिजिकल रिदम ए व्हिच मॉड्यूलेट द फेज एंड पीरियड ऑफ बी। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं? एनिमल को हम एक एक्सपेरिमेंटल फिजिकल रिदम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फिजिकल रिदम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि ई है, और ये क्या कर रहा है? ये पहले का जो उसके अंदर का जो बायोलॉजिकल रिदम बी था उसके
पेज और पीरियड दोनों को मॉड्यूलेट कर रहा है, यानी दोनों को चेंज कर रहा है। ओके, नाउ हाउएवर अपॉन विड्रॉवल ऑफ ई द बी ग्रेजुअली रिगेन इट्स पैटर्न ऑफ द प्री एक्सपोजर कंडीशन। लेकिन जब ई को विड्रॉ कर लिया जाता है तो क्या हो रहा है, बी जो है वो धीरे से फिर से अपना जो प्री एक्सपोजर कंडीशन था उसको अटेन कर ले रहा है। तो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन विच the one or more of the following should be the most logical interference। इनको देख करके आप बताना है कि इनमें से कौन सा इंटरफेरेंस सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ई क्या कर रहा है, ई बी को एंट्रेन कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, मॉड्यूलेट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो सही आंसर हमें नजर आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट ई कॉजेस एंट्रेनमेंट ऑफ द बी। ठीक है, बी को एंट्रेन कर रहा है। एंड इन ट्रेनिंग एजेंट के लिए हम एक और नाम हमने भी इस वीडियो में देखा था, दैट इज ज़ेटरबर्ग। यानी ई कौन क्या है, ई है ज़ेटरबर्ग, जो कि बी को ट्रेन करने का काम करता है। ठीक है, इन ट्रेनिंग एजेंट को हम लोग ज़ेटरबर्ग भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड सी जो है करेक्ट इंटरफेरेंस है। ओके, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। Okay. Next question. 4 drugs A, B, C, and D were used to disrupt a biological rhythm in experimental animals. The change in the pattern of the biological rhythm as compared to the untreated are shown below. The solid line represents the biological rhythm of the untreated, and the broken line represents that of the treated animal. तो यहाँ पे 4 ड्रग्स हैं A, B, C and D। यहाँ पे चारों ड्रग्स के ट्रीटमेंट के बाद जो बायोलॉजिकल रिदम्स नजर आ रहे हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है, उनके पैटर्न को शो किया गया है। एंड यहाँ पे जो सॉलिड लाइंस हैं वो अनट्रीटेड एनिमल की है और जो डॉटेड लाइंस हैं वो ट्रीटेड एनिमल की है। ओके, अब हमें इनको देख करके यहाँ पे इंटरप्रिटेशंस दिए गए हैं उनमें से हमें क्या पता करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन जो है वो इनकरेक्ट होगा, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहला देखते हैं ऑप्शन, ड्रग ए कैन बी यूज टू रिड्यूस द पीरियड लेंथ ऑफ द रिदम। ड्रग ए क्या कर रहे हैं, ड्रग ए का इस्तेमाल हम कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, पीरियड लेंथ शॉर्ट हो रहा है। पीरियड क्या होता है, एक पिक से दूसरे पिक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, पीरियड। ठीक है, ये पीरियड लेंथ कहलाता है ना। सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है जो कि ट्रीटेड एनिमल का जो बन रहा है वो क्या है, अनट्रीटेड से छोटा है। यहाँ पे भी देखिए थोड़ा छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रग ए पीरियड लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, तो ये करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। बी के लिए देखते हैं, ड्रग बी कैन बी यूज फॉर द सस्टेन्ड लोअरिंग ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिदम विदाउट चेंजिंग द पीरियड। तो यहाँ पे ड्रग भी क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये इस पीक का जो हाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो हाइट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोअरिंग डाउन हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ड्रग बी भी क्या कर रहा है, एम्पलीट्यूड को उसको लोअर डाउन कर रहा है। थर्ड है, ड्रग सी कैन बी यूज फॉर सस्टेन द लोअरिंग ऑफ एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ द रिदम। यहाँ पे ड्रग सी यूज करने से क्या होना चाहिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड पीरियड दोनों ही छोटे होने चाहिए। देखते हैं, देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, यहाँ पे पीरियड लेंथ जो है वो, एम्पलीट्यूड जो है वो कम रहा है और पीरियड लेंथ भी छोटा हो रहा है। ठीक है, बट देखिए ये थोड़ी देर की बात है, समय के साथ क्या हो रहा है, एक टाइम आता है जब ये एम्पलीट्यूड एंड पीरियड लेंथ दोनों ही ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड दोनों का क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। दैट मीन्स कि ये ड्रग्स जिस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे थे वो काम ये नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट करेक्ट इंटरप्रिटेशन। फोर्थ है, ड्रग डी कैन बी यूज टू रिड्यूस द रोबस्टनेस एंड डैम्पन आउट द रिदम। तो यहाँ पे ड्रग डी का काम हम क्यों कर रहे हैं, ये इसके रोबस्टनेस को कम कर रहा है और स्लोली स्लोली इसको डैम्पन आउट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे धीरे धीरे जो इसकी एक्यूरेसी थी रिदम की, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है ना, ये एक्यूरेसी घट रही है, जो एक्चुअली में पहले था वो अब नहीं रह रहा है। और धीरे धीरे ये जो साइकिल बन रहा था पीक
एंड डेप्थ जो बन रहा था ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, दैट मीन्स ये डैम्पन आउट कर रहा है, यानी इस रिदम को खत्म कर रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था। ये थे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लॉक। आप कुछ और क्वेश्चंस को ढूंढिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो सके। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, so once again I request please subscribe my channel for more videos like this, and this is my channel as Bala Tutorials, and I'm thankful for you. Thanks for watching my video. Please join me on Telegram for more informations and queries. Thank you and bye bye.